नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इश्तियाक अहमद और आप देख रहे हैं आर्य न्यूज। स्वागत है आपका उत्तराखंड के खास बुलेटिन में। रुक करेंगे उत्तराखंड की तमाम खबरों की तरफ। देश में डीजल, पेट्रोल और रसोई गैस की बढ़ती कीमतों के विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आज प्रदेश भर में पेट्रोल पंप पर धरना प्रदर्शन किया और देहरादून में राजपुर रोड स्थित यूनिवर्सल पेट्रोल पंप के बाहर कांग्रेसी नेताओं ने धरना दिया और धरने प्रदर्शन में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गणेश गोदियाल और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, पूर्व कैबिनेट मंत्री दिनेश अग्रवाल और पूर्व विधायक राजकुमार महानगर और कांग्रेस अध्यक्ष लालचंद शर्मा, वीरेंद्र पोखरियाल, गरिमा दसोनी जैसे नेता शामिल हुए और डोईवाला में जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गौरव सिंह के नेतृत्व में पुतला दहन किया गया और इस दौरान पूर्व सीएम हरीश रावत ने सांकेतिक रूप से सिर पर सिलेंडर उठाकर विरोध जताया और कांग्रेस के प्रदेश सचिव महेश जोशी ने कहा कि महंगाई की वजह से इस बार भी लोगों की दीपावली फीकी रही और हाल ही में विभिन्न प्रदेशों में आए उपचुनाव के नतीजों से केंद्र और राज्य की बीजेपी सरकार डरी सहमी है। इसलिए उन्होंने प्रदेश में पेट्रोल और डीजल में कुछ रुपए कम किए, लेकिन ये नाकाफी है और इसलिए जनता को बढ़ी दिए जाने की जरूरत है। और इस दौरान हरीश रावत राज्य सरकार पर जमकर बरसे और उन्होंने कहा कि पेट्रोल डीजल के दाम बढ़कर सरकार ने पहले लूटा और फिर लूटे हुए धन को लोगों में बांट दिया और कहा कि इस बार आगामी विधानसभा चुनाव में उत्तराखंड में बीजेपी का सुपड़ा साफ हो जाएगा। उत्तराखंड में विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय योगदान देने वाले 5 लोगों को इस बार 9 नवंबर पर उत्तराखंड गौरव पुरस्कार देकर सम्मानित किया जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के मुताबिक 9 नवंबर को आयोजित होने वाले राज्य स्थापना दिवस समारोह को गरिमा के साथ आयोजित करने के निर्देश दिए गए और वहीं सीएम पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री आवास पर आयोजित बैठक में बताया कि राज्य स्थापना दिवस को उत्तराखंड महोत्सव के रूप में मनाया जाएगा और एक हफ्ते तक आयोजित होने वाले इस महोत्सव के दौरान राजधानी से लेकर न्याय पंचायत स्तर तक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे और उन्होंने बताया कि कार्यक्रमों की संख्या नहीं, गुणवत्ता और गरिमा पर ध्यान देने की बात अधिकारियों से कही गई है। और वहीं मुख्यमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े आयुक्तों और जिलाधिकारियों से जनपद में आयोजित होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी प्राप्त की है और साथ ही निर्देश दिए कि सभी अधिकारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की राज्य हित से जुड़ी अपेक्षाओं के अनुरूप विकास योजनाओं के क्रियान्वयन को पूरा करने के लिए अपने विवेक और अनुभव का भी प्रयोग और उपयोग करेंगे। और मुख्यमंत्री ने राज्य के विकास का विभागवार विजन भी तैयार करने को कहा और बैठक में सचिव सामान्य प्रशासन विभाग विनोद कुमार सुमन ने प्रस्तावित कार्यक्रमों की रूपरेखा प्रस्तुत की और उन्होंने बताया कि 21वें राज्य स्थापना दिवस समारोह के विशेष अवसर पर 9 नवंबर को 9:55 से लेकर 11:30 बजे तक पुलिस लाइन देहरादून में उत्तराखंड पुलिस के जवानों की ओर से परेड की जाएगी और परेड की सलामी राज्यपाल लेंगे और इसके बाद राज्यपाल और मुख्यमंत्री का संबोधन होगा और उन्होंने कहा कि शीघ्र ही सभी विभागों और जिलाधिकारियों को बैठक में लिए गए निर्णयों से अवगत करा दिया जाएगा ताकि इस अवसर पर आयोजित होने वाले कार्यक्रमों को बेहतर ढंग से आयोजित किया जा सके। और वहीं कांग्रेस 2022 में प्रदेश में पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगी और जनता ने इस बार कांग्रेस के पक्ष में पूरा मन बना लिया और बीजेपी सरकार के कामकाज से आम जनता निराश है। बेरोजगारी, महंगाई से आम जनता त्रस्त है और ये बात स्वराज आश्रम में कांग्रेस के जिलाध्यक्ष सतीश नैनवाल ने कही और वहीं पत्रकार वार्ता में जिलाध्यक्ष नैनवाल ने कहा कि 10 नवंबर को रामलीला मैदान में प्रस्तावित विजय शंखनाद रैली में पूर्व सीएम हरीश रावत और नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह और प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल और प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव नेता कांग्रेसी जुटेंगे और इस दिन चुनाव का बिगुल बजाया जाएगा। और महानगर अध्यक्ष राहुल छिमवाल ने कहा कि यशपाल आर्य और संजीव आर्य का भी स्वागत किया जाएगा और यूथ कांग्रेस के आह्वान पर इंदिरा नगर में बैठक भी हुई और मुख्य अतिथि कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता दीपक बुलेटिया ने कहा कि बीजेपी की डबल इंजन सरकार जनता को गुमराह कर रही और युवा कांग्रेस के जिला महासचिव अरबाज के नेतृत्व में बैठक हुई और वहीं बुलेटिया ने कहा कि
बनबुलपुरा क्षेत्र को मालिकाना हक से वंचित नहीं किया जा सकता। और एनएसयूआई के जिला अध्यक्ष वैशाल भोजक ने कहा कि सरकार में युवा त्रस्त हो चुका है और इस दौरान लोगों ने समस्याएं बताई और पार्टी की सदस्यता ग्रहण करने वालों में राजा अंसारी, दिलशाद अंसारी, आसिम सलमानी, शुएब अंसारी और नवेद साहिल खान, शुएब अख्तर, फैजान अंसारी, सोनू मलिक, आसिफ मंसूरी जैसे रहे। हल्द्वानी से पिथौरागढ़ आ रही टाटा नेक्सा कार चुपकोट बैंड के पास 250 मीटर गहरी खाई में गिर गई और हादसे में भैया दूज मनाकर लौट रहे दंपति और उनके 6 साल के बेटे की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 लोग घायल हो गए। और जानकारी के अनुसार शनिवार शाम टाटा नेक्सा कार चुपकोट बैंड से आगे 250 मीटर गहरी खाई में गिर गई और हादसे में धनोड़ा निवासी कार चालक बलवंत सिंह जिमवाल और उसके बेटे केदार सिंह पूर्णिया, पत्नी बलवंत सिंह जिमीवाल और भवेंशु के बेटे बलवंत सिंह जिमीवाल की मौके पर ही मौत हो गई। और वहीं कार सवार सेना का जवान नवनीत सिंह निवासी नैनीताल और 55वीं वाहिनी एसएसबी में तैनात जिला रायबरेली उत्तर प्रदेश के ग्राम बहरा निवासी इंद्र बहादुर गंभीर रूप से घायल हो गए और हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन की टीम तहसीलदार पंकज चंदोला के नेतृत्व में मौके पर पहुंची और टीम को सबसे पहले बच्चे का शव बरामद हुआ और इसके बाद महिला पूर्णिमा और कुछ दूरी पर बलवंत सिंह का शव बरामद हुआ। और वहीं पंकज चंदोला ने बताया कि एसडीआरएफ के सहयोग से घायलों को खाई से निकालकर अस्पताल पहुंचाया गया और हादसे में घायल सेना के जवान और एसएसबी के जवान ने खुद लगा दी थी और सड़क हादसे में एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत के बाद घर परिवार में शोक की लहर है। और दीपावली मनाने के लिए तीनों अपने परिजनों के पास हल्द्वानी आए थे और यहां लौटते समय हादसा हो गया। और वहीं उत्तराखंड के 3 मैदानी जिलों में डेंगू का ज्यादा असर रहा और वहीं कोरोना संक्रमण में थोड़ी राहत मिलने के बाद डेंगू के बढ़ते मामलों ने मुश्किलें बढ़ा दी और अब तक राज्य में 700 से अधिक लोगों में डेंगू की पुष्टि हुई, जिसमें 2 की मौत हो चुकी है। और वहीं कोरोना की दूसरी लहर के बाद संक्रमण का प्रकोप थमा हुआ है, लेकिन डेंगू का खतरा बढ़ा है और राज्य के मैदानी जिले हरिद्वार, देहरादून और उधम सिंह नगर जिले में डेंगू के मामले सामने आए। हालांकि सरकार की ओर से इस समय अप्रैल महीने में डेंगू की रोकथाम और बचाव के लिए सभी जिलों को दिशा निर्देश जारी किए गए थे और वहीं पंचायतों निकायों को साफ सफाई के साथ ही फॉगिंग करने के लिए अभियान चलाने को कहा गया था। और वहीं स्वास्थ्य विभाग को सभी अस्पतालों में डेंगू मरीजों के लिए अलग वार्ड और एलाइजा जांच और प्लेटलेट्स की व्यवस्था के निर्देश दिए गए। और वहीं सरकार के तमाम इंतजामों और जागरूकता के बावजूद मैदानी जिलों में डेंगू का प्रकोप दिखाई दिया और स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के मुताबिक सबसे अधिक डेंगू के मामले हरिद्वार जिले से आए हैं और दूसरे स्थान पर देहरादून और तीसरे स्थान पर उधम सिंह नगर जिला रहा और हरिद्वार जिले में 2 डेंगू मरीज की मौत भी हुई है। हालांकि साल डेंगू का असर कम रहा था और स्वास्थ्य महानिदेशक डॉक्टर तृप्ति बहुगुणा का कहना है कि डेंगू की रोकथाम और बचाव को लेकर जिला स्तर पर सभी व्यवस्थाएं की गई है और वहीं दवाइयों की कोई कमी नहीं है और डेंगू प्रभावित इलाकों में नियमित रूप से निगरानी की जा रही है। वहीं युवाओं में केदारनाथ यात्रा को लेकर खासा उत्साह रहा और 18 सितंबर से शुरू हुई यात्रा में 2 लाख से अधिक श्रद्धालु बाबा केदार के दर्शन कर चुके और इनमें 70% से अधिक युवा हैं और इन युवाओं ने जहां यात्रा के साथ एडवेंचर कर लुत्फ उठ लिया और वहीं प्रधानमंत्री मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट में शामिल केदारनाथ पुनर्निर्माण कार्यों को देखने भी पहुंची और समुद्र तल से लगभग 11,750 फीट की ऊंचाई पर स्थित केदारनाथ धाम ज्योतिर्लिंगों में एक है और इस वर्ष यात्रा काल में बाबा के दर्शन करने वालों में युवाओं की तादाद बढ़ी और उन्होंने यात्रा के साथ पुनर्निर्माण के दौर से गुजर रहे केदारनाथ को भी देखा और साथ ही यहाँ की विषम भौगोलिक परिस्थितियों और मनोहारी वादियों का लुत्फ लिया। और केदारनाथ में गढ़वाल मंडल विकास निगम के मैनेजर प्रदीप रावत ने बताया कि 1.5 महीने में जितने यात्री दर्शन को पहुंचे हैं उनमें 70% बुकिंग युवाओं की रही है और देवस्थानम बोर्ड के यात्रा प्रभारी युद्धवीर सिंह पुष्पवान सहित अन्य कर्मचारी
पुष्कर सिंह रावत, अभिषेक सेमवाल आदि ने बताया कि इस बार यात्रा में युवा श्रद्धालुओं की संख्या अधिक रही और ये युवा श्रद्धालु शामकालीन आरती में भी खूब उत्साह से शामिल हुए हैं। वहीं टिहरी बांध परियोजना दिसंबर 2022 तक अपनी क्षमता के अनुरूप बिजली उत्पादन शुरू कर देगी और वहीं टीएचडीसी की द्वितीय चरण की 1000 मेगावाट की पीएसपी का निर्माण अंतिम दौर में और भूमिगत इस महत्वपूर्ण परियोजना का निर्माण पूरा होने से देश की ऊर्जा जरूरतें पूरी होने के साथ ही टीएचडीसी के खाते में एक और उपलब्धि जुड़ जाएगी और इससे जहां 1000 मेगावाट बिजली उत्पादन होगा वहीं स्थानीय लोगों को लाभ भी होगा और बिजली उत्पादन से मिलने वाले राजस्व की 2% धनराशि सीएसआर मद से बांध प्रभावित क्षेत्र के विकास कार्यों पर खर्च की जाएगी। और वहीं टिहरी बांध परियोजना 2400 मेगावाट की है और जिसमें से 1000 मेगावाट मुख्य बांध और 400 मेगावाट कोटेश्वर बांध से बिजली उत्पादन हो रहा है और जबकि 1000 मेगावाट की पीएसपी परियोजना का निर्माण 2011 में शुरू हुआ था और पीएसपी का सिविल कार्य एचसीसी हाइड्रो इलेक्ट्रोमैकेनिकल कार्य जी हाइड्रो फ्रांस और जी पावर इंडिया कंपनी कर रही है और वर्तमान में सिविल हाइड्रो मैकेनिकल के 90% कार्य पूरे कर दिए गए और जबकि इलेक्ट्रोमैकेनिकल का 85% कार्य हो चुका है और वहीं परियोजना के निर्माण पर 22,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे और टिहरी बांध परियोजना के डाउन स्ट्रीम में स्थित कोटेश्वर बांध की झील से अप स्ट्रीम में स्थित टिहरी बांध झील में जल को पंपिंग कर पहुंचाया जाएगा जिससे 4 टरबाइनों को चलाकर बिजली उत्पादन किया जाएगा और बिजली उत्पादन ग्रिड की मांग के अनुसार होगा। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। ऐसे ही देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आर्य न्यूज।